ओके जी, तो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस डायबिटीज़ मेलाइटस एज प्रॉमिस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ अ डिजीज काज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन और डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ टिश्यू टू इंसुलिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। कॉजेज़ के बेस पर इसको क्लासीफाई किया हम। जिसने कहा था कि इंसुलिन का लेवल कम होता है तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 के अंदर होता है, और जो जिसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंसुलिन कम हो जाती है, सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन कम हो जाती है, तो वो टाइप 2 के अंदर होता है। अगर हम इनका ऑनसेट देखें तो ये बिफोर 20 हमें नज़र आता है और मोस्ट प्रोबेबली 14 ईयर्स ऑफ एज के अंदर नज़र आता है, इसलिए हम इसे जुवेनाइल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यंग्स की। उसके बाद टाइप 2 जो है आफ्टर 40 और मोस्ट प्रोबेबली 50 से 60 ईयर्स ऑफ एज के अंदर हमें नजर आता है। कॉज की तरफ आए तो यहाँ पे जो है, क्योंकि इंसुलिन सेक्रीट नहीं हुई तो वजह यही होगी कि बीटा सेल्स पेंक्रियाज की डिस्ट्रक्शन हो गई है। तो डिस्ट्रक्शन वायरल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। टाइप 2 के अंदर या तो जो पेंक्रियाज है वो सेंस नहीं कर पा रहा होगा कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया और अब हमें इंसुलिन सेक्रीट करने की ज़रूरत है, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाएगी बीटा सेल्स की। या फिर अगर वो सेक्रीट होगा भी, इंसुलिन सेक्रीट होगी भी, ज़्यादा अमाउंट में भी सेक्रीट हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे रिसेप्टर जो है टारगेट सेल पर वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है हमारे इंसुलिन की। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में मैंने आपको एक कॉज बताया था कि यहाँ पे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स कम हो जाए। अच्छा, उसके बाद इंसुलिन डेफिशिएंसी, डेफिनेट बात है कि यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी नज़र आएगी और यहाँ पे जो है हमें नॉर्मल नज़र आएगी, या फिर जो है हाई भी नज़र आ सकती है कंपनसेटरी तौर पर, क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट करता रहेगा इंसुलिन के प्रोडक्शन को और हमारे पास इंसुलिन ज़्यादा होगा। सिम्टम्स की बात करें तो टाइप 1 के अंदर हमें सिम्टम्स बहुत जल्दी नज़र आते हैं और यहाँ पे हमें स्लोली सिम्टम नज़र आ रहे होते हैं। बॉडी मैस जो है यहाँ पे हमारे, क्योंकि प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे वेस्टेड बॉडी मैस नज़र आता है, जबकि टाइप 2 के अंदर हमें ओबेसिटी नज़र आती है। और कॉज ओबेसिटी ही कॉज होता है इसके इंसुलिन रेजिस्टेंस का, ओवरवेट बताया था आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में। उसके बाद कीटोसिस। अब ये बात याद रखें कि जब तक इंसुलिन प्रेजेंट है ना, वो कीटोसिस नहीं होने देती। तो क्योंकि हमारे पास टाइप 1 के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें कीटोसिस नज़र आएगी, जबकि टाइप 2 के अंदर क्योंकि इंसुलिन प्रेजेंट है तो कीटोसिस हमें नहीं नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद सी पेप्टाइड की बात करते हैं। जब मैंने आपको इंसुलिन की वो बताई थी, इसकी सिंथेसिस बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि वेसिकल्स के अंदर हमारे पास इंसुलिन भी होती है और साथ साथ हमारे पास क्या पड़ा होता है, सी पेप्टाइड भी पड़े होते हैं। तो सी पेप्टाइड मैंने को बताया था कि रेडियोइम्यूनेसिस के थ्रू हम इसको मेजर करते हैं और ये डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर। क्योंकि टाइप 1 के अंदर तो हमारे पास इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस हो ही नहीं रही, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सी पेप्टाइड हमें नज़र आए प्लाज्मा के अंदर। तो ये फ़र्क करने के लिए कि टाइप 1 अगर किसी के अंदर हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के सिम्टम नज़र आए हैं जो कि सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो हम डिफ्रेंशिएट करें कि इसको टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो सी पेप्टाइड के बेस पर मेजरली हम करते हैं, कीटोसिस के थ्रू भी करते हैं, एसीटोन ब्रेथ जो है उसके थ्रू भी कर रहे होते हैं। तो सी पेप्टाइड जो है इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुई तो सी पेप्टाइड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए हमें सी पेप्टाइड यहाँ पे नजर नहीं आएगी। जबकि यहाँ पे क्योंकि नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही, तो इस वजह से यहाँ पे भी सी पेप्टाइड नजर आएंगे। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुई, बल्कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, और यहाँ पे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनके अंदर किसी दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आप देखें टाइप 1 के अंदर तो एक प्योर हमें कॉज नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है डिस्ट्रक्शन होगी बीटा सेल्स पेंक्रियाज की, तो यहाँ पे दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होते। जबकि टाइप 2 के अंदर हमें ओबेसिटी नज़र आती है। कोई भी ऐसा हार्मोन जो कि ओबेसिटी कॉज कराए, उसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस मिल सकती है, तो यहाँ पे दूसरे हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ। ठीक है, ट्रीटमेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस का हम डिफ्रेंशिएट यहीं पर कर लेते हैं, इनके डिफरेंस कैसी है। तो टाइप 1 क्योंकि सिर्फ इंसुलिन की यहाँ पर डेफिशिएंसी है, इंसुलिन अगर हम देते हैं तो काम जो है ठीक हो जाता है क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी। जबकि टाइप 2 के अंदर हमें कुछ करना पड़ता है। मेन इसको काज इसका जो है रिस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी कम हुई है इंसुलिन की, तो हम कहते हैं कि वेट लॉस किया जाए। ठीक है, ताकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो दोबारा से बढ़ जाए। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती हैं, जो कि हमारे लीवर के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम कर दे, मतलब ग्लूकोनेजेंसिस को कम करके और या फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करें, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़े ही ना। ठीक है, तो थायरोसाइड डाययूरेटिक्स क्या करती हैं, हमारे लीवर के अंदर ग्लूकोज की प्रोडक्शन को कम करा देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसमें थायाजोलिडाइड डायोन्स जो हैं थायाजोलिडाइड डायोन्स थे, और उसकी एग्जांपल की हमारे पास मेटफॉर्मिन। इसके अलावा सल्फोनाइल यूरिया ड्रग जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो ये करती है हमारे जो एटीपी डिपेंडेंट, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल थे ना, उनको क्लोज करा देती है, जिसकी वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। तो सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स हम कर सकते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलिन हम वैसे इन चीज़ों के साथ, ड्रग्स के साथ अगर हम दे दें तो फ़ायदा नज़र आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1 को मिमिक कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये स्टिमुलेट कर रहे होते हैं।
हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन को, तो इसको अगर मिमिक कर रही हूँ तो उससे भी फ़ायदा नज़र आता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पास डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडेज 4 को इनहिबिट करें तो वो भी फ़ायदा देती है। क्यों फ़ायदा देती है? क्योंकि डाइपेप्टाइडाइल पेप्टाइडाइज 4 जो है ना वो डिस्ट्रक्शन करा देते हैं इनकी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कराते हैं इनकी। तो क्योंकि अगर हम इसको इनहिबिट करा रहे हैं तो इनकी डिस्ट्रक्शन कम होगी और इनका एक्शन जो है प्रोलॉन्ग होगा और हमें ऐसी ड्रग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो इसको मिमिक करे। तो ये जो है यहाँ पे इनका डिफरेंस कंप्लीट हुआ। तो अब जो है हम इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। पहले जो इनके मेजर सिम्टम्स मैं बता देती हूँ, उसके बाद एक अच्छा सा निमोनिक है कि ये ए टू लेकर जी तक जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है। तो ए बी सी से इनके सारे सिम्टम्स बनते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है हम इसके मेजर सिम्टम्स का डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का लेवल जो है जब कम होता है, ठीक है, तभी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है ना। तो नॉर्मली हमने क्या कहा था कि इंसुलिन जो है वो हमारे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट कर रहा होता है। लेकिन जब हमारे पास इंसुलिन का लेवल कम होगा बॉडी के अंदर तो फिर क्या होगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की एक्टिवेशन होगी। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज हमारे पास फ़ैट को तोड़ेगा और हमारे पास ये बना देगा, फ़ैट ब्रेकडाउन होगी ना, फ़ैट ब्रेकडाउन होगी और वहाँ से हमारे पास फैटी एसिड बढ़ा देगा। फैटी एसिड कंसनट्रेशन हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो फैटी एसिड ज़्यादा बनेंगे तो ज़ाहिर है उनकी बीटा ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा होगी। तो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है। बीटा ऑक्सीडेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास ज़्यादा बनते हैं एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, असीटो एसिटिक एसिड। एसिटो एसिटिक एसिड जो कि हमारे पास क्या है, एक ये यानी कि एसिडोसिस काज कराते हैं, कीटोन बॉडी है। इसके अलावा ये जो है हमारे पास एसिटो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड के अंदर। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या कराएंगी, कीटोसिस। तो ये कॉज होता है कि हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या नज़र आता है, कीटोसिस। तो आप अगर कभी पूछा जाए वाइवा के अंदर कि कीटोसिस कैसे डेवलप होती है तो आप ये वाली चीज़ बता सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को प्रमोट करती है इंसुलिन का डिक्रीज़, जिसकी वजह से फैट ब्रेकडाउन होती है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होती है और उससे कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। इसके अलावा जब फैटी एसिड ज़्यादा होगा तो ये जो है ना लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एंड फॉस्फोलिपिड, इसके अलावा जो भी लिपिड्स वाली चीज़ें हैं सारी VLDL LDL सबको बढ़ाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के मेनली कोलेस्ट्रॉल के ब्लड के अंदर बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होता है, एथीरोस्क्लेरोसिस हमें नज़र आती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब मैं नेक्स्ट पेज पर इसके सिम्टम्स बताती हूँ। हाँ जी, तो ए से चीज़ जो हम पहले ही यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ये एथीरोस्क्लेरोसिस हमें नज़र आती है। ठीक है, जो मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट बताया था, एथीरोस्क्लेरोसिस हमें नज़र आती है। इसके अलावा एसिडोसिस भी जो हमने देखी थी, एसिडोसिस या फिर आप उसे बोल लो कीटोसिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। बी के अंदर यहाँ पे क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल और कितना बढ़ सकता है यहाँ पे, 300 से 1200 mg पर 100 ml यहाँ पे होता है। ठीक है, बढ़ जाता है। सी से हमें यहाँ पे नज़र आएगा कॉमा हो सकता है और सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हो सकता है। सर्कुलेटरी शॉक जो है ना, खुद ही आप सोचें कि एथीरोस्क्लेरोसिस जब डेवलप होगी तो वहाँ पे जो है एक तो ये एक काज हो सकता है, एथीरोस्क्लेरोसिस होगी तो वहाँ पे हमें नहीं ब्लड उस जगह तक नहीं पहुँचेगा, हार्ट तक अगर नहीं पहुँचेगा, किस जगह तक नहीं पहुँचेगा तो सर्कुलेटरी शॉक डेवलप होगा। इसका कॉज ये भी हो सकता है कि जो ग्लूकोज होती है, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके स्मूथ मसल लाइनिंग को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और ब्लड को वहाँ हर जगह तक नहीं पहुँचा सकती और वहाँ पर हमारे पास इस्कीमिया डेवलप हो जाता है, सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका कॉज निकल सकता है कॉमा, और कॉमा भी अगर हमारे जो है ना स्ट्रोक डेवलप हो जाए किसी तरीके से। उसके बाद डिहाइड्रेशन हमें नज़र आती है। अब डिहाइड्रेशन आपको खुद पता है कि जो हमारे, अच्छा ये जो है ना मैं कॉजेज साथ साथ इसलिए बता रही हूँ इसके सिम्टम्स के, क्योंकि ये वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। इसके हर सिम्टम का आपको कॉज पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमें क्यों नज़र आ रही है। अब डिहाइड्रेशन हमें क्यों नज़र आ रही है, ये जो हमारे पास ग्लूकोज होता है ये मतलब सल्यूट के तौर पर एक्ट करता है। तो जब हम ये डिहाइड्रेशन दोनों तरह की कराता है, इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन भी कराता है और पूरी बॉडी की डिहाइड्रेशन भी कराता है। ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों कराता है। सबसे पहले क्योंकि हमारा ये ब्लड के अंदर आता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा होगा तो सेल के अंदर से वाटर जो है वो इसकी तरफ आएगा,
हमारे ब्लड की तरफ और हमारी इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन करा देगा। उसके बाद क्या होगा, जब किडनी से प्रेशर डाययूरेसिस होगी इस वजह से, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर आ गया है, तो साथ में वाटर वहाँ से लूज़ भी हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन हमें दोनों तरह की नज़र आती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन भी नज़र आती है और इंट्रा सेलुलर डिहाइड्रेशन भी हमें नज़र आती है। डिहाइड्रेशन के अलावा यहाँ पर हमें डायरिया भी नज़र आता है। ठीक है, डायरिया हमें इस वजह से नज़र आता है क्योंकि ये जो ग्लूकोज का ज़्यादा लेवल है ये हमारे न्यूरॉन्स को भी डैमेज करता है। जिस तरह से हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रहा है तो हमारे न्यूरॉन्स को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से सीएनएस की डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे पास क्या आता है, डायरिया। और हम इसका ये भी कह सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है, वाटर जो है हमने ज़्यादा लूज़ करना है, तो उसकी वजह से फीसेस जो हैं वो डायरिया के फॉर्म में आ जाती हैं। सही है। उसके बाद हमारे पास ई से यहाँ क्या बनता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें नज़र आता है। जब वाटर लूज़ हो रहा है साथ में हमारे पास डिफरेंट आइंस भी लूज़ होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें नज़र आता है। उसके बाद हमारे लीवर के अंदर क्या हो जाती है, लीवर के अंदर फैटी लीवर डेवलप हो जाता है। तो ये आप इसका सिम्टम नहीं बोल सकते, बल्कि फैटी लीवर होने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस डेवलप हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, क्योंकि लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट है, उसका फंक्शन वहीं पे होना होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, बहरहाल ये इसकी वजह से हमारे पास ये डेवलप होता है। उसके बाद ग्लूकोज यूरिया हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल हमारे ये जो है ना डायग्नोस्टिक वैल्यू भी है इसकी, क्योंकि नॉर्मली हमारे यूरिन के अंदर इतना ग्लूकोज नहीं होता कि हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ, लेकिन जब हमारे डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है यूरिन के अंदर सिक्रीट हो रही होती है, और उसको हम कर सकते हैं डिटेक्ट। ठीक है, अब एच से क्या आ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। अब आई इसमें इंसुलिन लैक, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो इस वजह से ही होता है। उसके बाद जे से हमारे पास आ जाता है कि मतलब कि ये एक्चुअली अल्फ़ाबेट्स को फिल करने वाली बात होगी किस्म से ना, कि क्योंकि ये सिम्टम्स नहीं है इसके, ये एक्चुअली जो है इसके कॉज बता रहे हैं, तो बस अल्फ़ाबेट्स को फिल कर रहे हैं। एक्चुअली ये बताया इस वजह से क्योंकि इस तरह से हमें याद रह जाते हैं इसके सिम्टम्स, तो ये इसलिए बताया। यहाँ पे क्या लिखना है, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट। तो खैर ये फिल करने वाली बस बात हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमें कॉस्मोल रेस्पिरेशन नज़र आती है। ठीक है, कॉस्मोल रेस्पिरेशन का मतलब है कि रैपिड और डीप ब्रीथिंग नज़र आती है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारे पास एसिडोसिस डेवलप हुई हुई है। तो एसिडोसिस को कंपनसेट करने का ही तरीका होता है कि हम डीप ब्रीथिंग लें। ठीक है, डीप ब्रीथिंग लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है रिलीज़ हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और हमारी ये जो एसिडिटी है ना, जो एसिडोसिस डेवलप हुई है वो कम हो। तो यहाँ पे हमें कॉस्मोल ब्रीथिंग नज़र आती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। रैपिड और डीप ब्रीथिंग इसके अंदर नज़र आती है। तो एल से हमारे पास आ जाता है लिपोलाइसिस। ठीक है, लिपोलाइसिस अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फ्लो चार्ट देखा था, ठीक है, यहाँ पे तो उसके अंदर हम ये कह रहे थे ना कि इंसुलिन नॉर्मल इनहिबिट करता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को। देखिए, जब इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फैट की ब्रेक डाउन होती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे लिपोलाइसिस आ गई। ठीक है, लिपोलाइसिस हो जाती है। एम से हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमें मसल वीकनेस नज़र आती है। मसल वीकनेस तो आपने पहले भी देखा था कि इस सिम्टम्स के अंदर हमने पहले भी देखा था कि मसल वीकनेस हमें नज़र आती है, मसल वेस्टेज नज़र आती है। ठीक है, एन से हमारे पास आ जाता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी ही ग्लूकोज जो है वो डैमेज कर देते हैं हमारी न्यूरॉन्स की वॉल्स को भी। ओ से ये है कि ओबीस पीपल जो है ना मोर प्रून होते हैं इसके, ओबीस पीपल मोर प्रून होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के। सही है, ये वही फिल करने वाली बात। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पी से, तो यहाँ पे हमें पोलीफेजिया नज़र आता है। पोलीफेजिया इस वजह से कि अब यहाँ पे क्योंकि देखिए हम बेशक हम खाना खा भी रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सेल को यही लग रहा होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि इंसुलिन तो अगर चलो टाइप 1 है तो वहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, और सेल को यही लगता रहेगा कि मुझे हमने खाना नहीं खाया और एनर्जी नहीं मिली। तो बंदा खाता भी रहेगा लेकिन फिर भी क्या होगा, एस्थीनिया होगा, यानी कि लैक ऑफ एनर्जी होगी उसके अंदर। तो पोलीफेजिया होता है इसके अंदर। ठीक है, पोलीफेजिया में नज़र आता है। क्यू से यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ यूरिन ज़्यादा, यानी कि पोलीयूरिया, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ यूरिन जो है ना वो ज़्यादा है या पोलीयूरिया। ठीक है, पोलीयूरिया में नज़र आता है। आठ से हमें रेटिनोपैथी नज़र आती है, वही ग्लूकोज जब डैमेज कर देती है
या फिर एक तो कॉज ये ग्लूकोज डैमेज कर देता है, दूसरा ये कि हमारी ब्लड वेसल्स का जब डैमेज होता है तो ब्लड नहीं पहुंचा पाता इन सब चीज़ों की तरफ, हमारे रेटिना की तरफ जब ब्लड नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, रेटिनोपैथी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्किन इन्फेक्शंस, और स्किन इन्फेक्शंस क्यों यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है, हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वहाँ पे कोई भी पेन वगैरह हो तो हम उसको सेंस नहीं कर पा रहे होते, तो अगर वहाँ पे कोई ज़ख्म हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके पाँव पे जब अगर किसी चीज़ ने, सांप ने भी काट लिया, बिच्छू ने भी काट लिया, तो उनको दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अगर दर्द महसूस नहीं होगा तो इंसान उस चीज़ की केयर नहीं करेगा, तो इस वजह से स्किन इन्फेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा यही बात है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर थोड़ा सा ज़ख्म भी होगा तो उसके इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा थर्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब थर्स्ट इंक्रीज़ क्यों होती है, वही बात की क्योंकि प्रेशर डायलिसिस हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, तो थर्स्ट का डेवलप होना तो लाजमी बात है, थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके अलावा ये बस फिल करने वाली बात है कि यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है और डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक पॉइंट है डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस को डिफ्रेंशिएट करने का, कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। और इसके बाद यहाँ पे हमें वॉस्कुलर कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे मैंने आपको बताया था तो वो नज़र आती है, वॉस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। और डब्ल्यू से यहाँ पे वेट लॉस। ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज जो भी कर लें, यहाँ पे इम्पोर्टेंसी होती है और जो भी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सिम्टम्स कंप्लीट हुए उसके बाद हम डायग्नोसिस और डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के डायग्नोसिस जो है हम 4 तरीक़ों से करते हैं। सबसे पहले जो है यूरिन शुगर से, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ग्लूकोज यूरिया नज़र आता है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर। तो अगर मैं इसको एक पेज पर लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के अंदर क्या है कि ग्लूकोज यूरिया हमें नज़र आता है, पहला इसका ये है। और दूसरा ये जो है हम 2 टेस्ट यहाँ पे करते होते हैं, एक तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का टेस्ट होता है, यानी कि अगर उसने रात को खाना खाया तो मॉर्निंग के अंदर उस पर्सन को बुला के उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो पर्सन का होता है वो 80 to 90 होता है। ठीक है, 80 to 90 mg पर 100 ml, वही जो ये करते हैं, तो 80 to 90 पर 100 ml जो है होता है। और मैक्सिमम जो इसकी अपर लिमिट है हम बोल सकते हैं कि 110 mg तक हो सकता है। अगर 110 mg से कम है तो हम बोलते हैं इसको डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो हम पक्का कर लेते हैं कि इसको क्या है, डायबिटीज़ है। एक तो टेस्ट इसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और दूसरा ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ये ज़्यादा होता है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जितना पर्सन का वेट होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 7 kg है तो हर kg के हिसाब से उसको 1 ग्राम ग्लूकोज देते हैं। अगर पर्सन का 7 kg वेट है तो हम उसको 70 ग्राम ग्लूकोज खिलाते हैं और उसके बाद जो है ना उसके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को चेक करते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें कितना मिलता है, 120 से 140 mg पर 100 ml होना चाहिए। अगर इतना है तो फिर नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर मतलब उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है। नॉर्मली क्या होता है, हम अगर इतना उसको दें मतलब पर kg के हिसाब से 1 ग्राम दें तो फिर 2 घंटे तक उसका नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट है उसमें 4 से 6 घंटे बाद जाकर जो है ना उसका नॉर्मल तक पहुँचता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एसीटोन ब्रेथ की जो आपको बता रही थी, कॉस्मोस ब्रीदिंग भी। ठीक है, तो स्टोन ब्रेथ के अंदर पर जो पर्सन का मतलब जो उसकी ब्रेथ होती है ना उसकी जो उसके अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल हमें नज़र आ रही होती है, फ्रूटी स्मेल होती है जिसको हम बोलते हैं एसीटोन ब्रेथ। तो एक्सपायर्ड ईयर के अंदर हमें नज़र आती है एसीटोन की स्मेल, जो कि फ्रूटी स्मेल है, उसकी एक्सपायर्ड ब्रीदिंग के अंदर हमें नज़र आ रही होती है। ट्रीटमेंट हम पहले ही इसका कर चुके हैं। अब जो सिम्टम्स के अंदर मैंने आपको एक कॉमा बताया था तो ज़रा मैंने उसका कॉज बता देती हूँ, तो इसके अंदर कॉमा हमें क्यों नज़र आता है। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर कॉमा, हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर आपको पता है कि इंसुलिन का लेवल कम होता है। ठीक है, इंसुलिन का लेवल कम है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास कीटोन बॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, या हम उसे कीटोसिस बोल सकते हैं। कीटोन बॉडी ज़्यादा हो जाती है, कीटोन बॉडी ज़्यादा हैं तो मतलब एसिडोसिस या फिर कीटोसिस है। ये एसिडोसिस जो है हमारे CNS को डिप्रेस करती है। जब हमारा CNS डिप्रेस होता है इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, कॉमा डेवलप हो जाता है। यहाँ पे जो है
कॉमा हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से कॉज नहीं हुआ, बल्कि सीएनएस के इस तरह से डिप्रेस होने की वजह से हुआ। तो एक तो हमारे पास ये यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हमने अब पढ़ना है हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। एक कॉमा हमारे पास डेवलप होता है यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास इंसुलिन का लेवल क्या है, कम है, ठीक है। 1 नंबर पे क्या है हमारे पास, इंसुलिन का लेवल कम है, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। तो उधर इसको मैं लिख रही हूँ हाइपर इंसुलिनीमिया। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि कॉमा दोनों के अंदर किस तरह से डेवलप होते हैं। तो हाइपर इंसुलिनीमिया के अंदर हमारे पास जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाएगा। तो जब हाइपोग्लाइसीमिया हमारे पास डेवलप होगा तो सीएनएस को उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिसके से उसकी मेटाबॉलिज्म डिप्रेस हो जाएगा और इंसुलिन शॉक, हम इसको कंडीशन को बोलेंगे। तो यहाँ पे इंसुलिन ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ज़्यादा और हाइपोग्लाइसीमिया हम कह देंगे, जिसकी वजह से सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा और हमें क्या नज़र आएगा, कोमा। और इस टाइप के कोमा को हम इंसुलिन शॉक बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन शॉक। और ये वाले को हम डायबिटिक कोमा बोलते हैं। तो अपने डिफरेंस याद रखना, डायबिटिक कोमा इसको बोलते हैं और इंसुलिन शॉक इसको बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कॉज का, तो हमने इनका डिफरेंस देख लिया कि क्या क्या कॉज है यहाँ पे। अब इसकी अगर हमने डायग्नोस करना हो, ठीक है, अगर कोई पर्सन हमारे पास आए कॉमा उसको है, तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से कॉमा हुआ है या हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से कॉमा है, क्योंकि ट्रीटमेंट दोनों का डिफरेंट है। हम उसको जो है कॉस्मोल ब्रीथिंग या फिर एसीटोन ब्रीदिंग से जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने अभी डायबिटीज़ मेलाइटस में देखा कि यहाँ पे हमें एसीटोन ब्रीदिंग नज़र आती है या कॉस्मोल ब्रीथिंग नज़र आती है। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे एसीटोन ब्रेथ होगी, कॉस्मोल्स ब्रीथिंग होगी, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट। और जबकि यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या होंगी ऑप्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज़ाहिर क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि किसकी वजह से। क्योंकि अब देखें ट्रीटमेंट में अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से कॉमा है, तो यहाँ पे अगर हम उसको ग्लूकोज दे दें और तो फिर तो हम एक कंडीशन को एग्रवेट कर रहे हैं किस्म से। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो है क्या दिया जाता है कि इंसुलिन दी जाती है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे हम इंसुलिन देते हैं। जबकि अगर हम यहाँ ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, ग्लूकोज देंगे, एनर्जी मिलेगी सीएनएस को, तो फ़ौरन जो है ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ हो, आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ खुशी में आगे जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और वीडियो ये जो हमारा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।